अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने भी। शफ़क़त साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब 73 बरस बीत गए हैं। भारत के गासिबाना कब्ज़े के जो कश्मीर पर किया उसने, अगस्त 2019 के बाद जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे भी आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ साहब से गिरफ़्तारी के बाद 3 दिन बाद उनकी जेल में मुलाकात हुई। मिर्ज़ा शहजाद अकबर का वो कहना कि वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, इनमें क्या रब्त है। अफसोसनाक वाक़या पेशावर में हुआ, दहशतगर्दी का 7 लोग जान से गए। निज़ामी साहब, सियासी बेयकीनी और ये दहशतगर्दी के वाक़यात, इनमें भी कोई रब्त है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट महंगाई का मसला। निज़ामी साहब, जो काबीना की मीटिंग हुई है, कल की जो डेवलपमेंट थी ECC की, उसमें सनतों के लिए गैस भी महंगी की गई, गंदम की इमदादी कीमत भी 200 रुपये मन के हिसाब से बढ़ा दी गई। और आज जो महंगाई से मुतालिक मीटिंग हुई है, इसमें ख़बर ये आई है कि सेक्रेटरी फूड जो हैं खासा उलझाव हुआ है उनका वज़ीरों के साथ, बिलखुसूस परवेज़ खटक साहब और फैसल वाडा साहब के साथ। और वज़ीर जो हैं ब्यूरोक्रेसी पे ये ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। इंतज़ामिया ही ज़िम्मेदार है निज़ामी साहब? जी, ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है, चाहे वो इंतज़ामिया कह लें आप उनको या कोई और नाम ले लें। ये महंगाई का जो दौर है, अब तो इनके जो अपने वज़ीर हैं, काबीना के अरकान जो हैं, वो तशवीश का आज़ार कर रहे हैं। और इसको हर हालत में अगर कबूल नहीं करेंगे कंट्रोल, तो इसके बड़े खौफनाक नताज बरामद होंगे। सिग्निफिकेंस जो फैसल वाडा साहब ने बात की कि जो ब्यूरोक्रेसी के रिवायती हथकंडे हैं उनको बेनकाब किया जाए, मतलब अफसरान तंग कर रहे हैं हुकूमत को, इमरान खान साहब की ये शफ़क़त साहब से पूछते हैं, अफसर भी रहे हैं ये जी, वज़ीर भी हैं जी, कि ये वाकई कोई ब्यूरोक्रेसी का कसूर है या और कोई बेतदबीरी है। जी जी शफ़क़त साहब, देखिए, हुकूमत का एक स्ट्रक्चर होता है और उसके हुकूमत के स्ट्रक्चर के सारे हिस्से हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप उसको लीड करती है और ब्यूरोक्रेसी जो है उसका हिस्सा होती है। अच्छे ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गलतियां भी होती हैं। इस चीज़ में जो इसमें तो कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है पिछले मेरा ख्याल है कि अप्रैल से बार बार कह रहे थे कि वीट जो है उसका इम्पोर्ट करें और उसके ऊपर लापरवाही हुई है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसने की है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब जिस तरीके से शेड्यूल आ रहा है इम्पोर्ट का, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शफ़क़त साहब, ये वक्त नहीं आ गया कि ये ब्यूरोक्रेसी की भी तथहीर हो वज़ीर पैमान में, क्योंकि जो वो काटते हैं वो बोना तो आवाम को पड़ता है और हुकूमत को पड़ता है। और अब तो यानी हालात जो है वो फिर महंगाई के काबू से बाहर हो रहे हैं और अभी हम बर वक्त फैसले नहीं कर पा रहे। आरिफ जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सिविल सर्वेंट्स जो है या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत ईमानदार भी हैं, उनमें बीच में करप्ट भी है। सो एक ही लाठी से सबको हाँका नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है कि जो अच्छे लोग हैं उनको वो एसेट हैं, क्योंकि जो एसेट हैं, क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमें 2.25 साल हुकूमत में हो गए हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें जो सैलरीज है हमारे टॉप सिविल सर्वेंट्स की, तो कोई मुकाबला नहीं है। मेरा ख्याल है एक फेडरल सेक्रेटरी जो है वो शायद 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है। बाय द वे, वजीर की तनख्वाह भी 2 लाख रुपया है। तो वो और अगर उसके मुकाबले में आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, तो आपको तनख्वाहें जो है वो 20, 25, 30 लाख तक नजर आएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक तफावत है, लेकिन बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं, बुरे भी हैं जी, जो नहीं अपना प्लानिंग सही नहीं कर सकते, ऐसे भी हैं। सो मिक्स्ड बैग है। जो बुरे हैं उनको फर्क करना चाहिए, जो अच्छे हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। जी। अच्छा शफ़क़त साहब, ज़रा वन लाइन ये बता दें, ये महंगाई जो काबू में नहीं आ रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बुनियादी तौर पे इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, कारोबारी तबका है, या वो जो आप जो स्पेसिफिकली माफियाज़ की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, माफियाज़ हैं तो कौन से वाले हैं? देखिए जी, बात यह है कि जो 2 किस्म की महंगाई की तशरीह होती है। एक है ओवरऑल महंगाई। ओवरऑल महंगाई आपको पता है 6.5% है,
लेकिन फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने की अशिया जो हैं वो यकीनन बहुत सारी महंगी हुई हैं और उनमें शरह जो है वो काफ़ी हाई है और उसमें ख़ास तौर पे जो आटा और कुछ हद तक चीनी का भी उसमें रोल है। तो अब आप देखें कि आटे की सूरत हाल ये थी कि वीट जो थी वो जब गंदम की फसल आई और उसके बाद वीट तो सिंध ने अभी 4-5 महीनों के बाद अभी आके थोड़ी सी जो है उसको रिलीज किया है, अदरवाइज उन्होंने रिलीज ही नहीं की थी और उसकी वजह से बहुत सारी जो गंदम थी वो चली गई हायर रेट्स पे, सिंध भी चली गई ये वो। सो डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज भी हुए, बाकी ये जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के जो एटीट्यूड था उससे भी फ़र्क पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप जैसे मैं पहले अर्ज़ किया कि वो हो रही है अभी करीब गंदम जो है वो आ रही है और उसके बाद इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। जी ठीक है शफकत साहब, अब आपकी तरफ आते हैं निज़ामी साहब। ये शफकत साहब तो बात कर रहे हैं, कुछ सियासी बात भी इन्होंने की कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसने गंदम रोकी, रिलीज़ नहीं की ऑन टाइम, तो बहरान पैदा हुआ। सवाल ये है कि ECC की कल की जो मीटिंग थी उसमें सनतों के लिए आपने गैस जो है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है, गंदम की इमदादी कीमत आपने 200 रुपये फ़ी मन उसमें इजाफ़ा कर दिया है। जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक 2021 में रोटी 23 रुपये की, नान 23 रुपये का मिलेगा। सनतों पे आप जब कीमत बढ़ा रहे हैं उनकी लागत बढ़ेगी, इसका असर किस पे आना है? देखिए दो चीज़ें, एक तो टाइमिंग ऐसी है जी कि जो फैसले होते हैं उन पे अमल दरामद होते हुए बड़ी देर लग जाती है जी, और उसमें मामला मज़ीद दिक्कत हो जाते हैं जी, ये तो हकीकत है जी। बाकी रहा कि 23 रुपये की रोटी जो है ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए जी। तो ये दोनों बातें हुकूमत के लिए एक मज़ीद चैलेंज की सामने आएंगी आने वाले हफ्तों में। जी जी, नहीं, मैं इसमें कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। जी शफकत साहब, अभी इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करनी पड़ती हैं। जितनी भी हमारी फार्म इकॉनमी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि फार्मर को या जो किसान है उसको क्या अपनी जो अजनास हैं या क्रॉप्स हैं उनका क्या मुआवजा मिलता है। और ख़ास तौर पे जब कि गंदम का क्राइसिस भी हो तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है वो उगाई जाए। उसके लिए आपने हिसाब लगाना होता है कि एक गंदम उगाने के लिए एक किसान के कितना खर्चा हुआ है और उस खर्चे के हिसाब से कीमत मुकर्रर करनी होती है। तो इसलिए ये कहना कि और ये हमेशा हुकूमत के लिए आज की बात नहीं है, हमेशा हुकूमत के लिए चैलेंज होता है कि जो हमारे शहरों में कंज्यूमर है उसकी ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि कम से कम कीमत हो, और जो किसान है उसकी प्रायोरिटी ये है कि कीमत ज़्यादा हो ताकि जो देहातों की इकॉनमी है वो चले। तो बहरहाल ये एक लेकिन अभी मैं आपको ये ज़रूर खबर दे सकता हूँ कि अगले चंद दिनों में एक पैकेज आएगा जिसमें जो सारी फार्म यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें जो इससे मुंसलिक हैं, जिसमें खाद है, जिसमें और चीज़ें हैं, उनका भी जिक्र होगा। तो अभी आज फैसला कैबिनेट ने नहीं किया कीमत बढ़ाने का। जी, तो ये आप जो पैकेज कह रहे हैं शौकत, इससे अगर कीमत बढ़ाने का फैसला इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि आवाम को कोई ना कोई इम्प्लिसिटली तो रिलीफ मिलेगी। देखें बात यह है आरिफ जी कि हमने किसी भी हुकूमत के लिए और हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हम दोनों चीज़ों का कैसे ख्याल रखें। हम किसान का ख्याल रखें और कैसा ख्याल रखें, उनके लिए इनपुट्स ऐसा कम करें कीमत उनके लिए, ताकि उनको कोई जो फार्म इकॉनमी है वो कुछ आगे चले। एट द सेम टाइम बैलेंस उसको करना है कि शहरों में जहाँ पे रोटी की कीमत बढ़ जाती है उसका भी। सो ये दोनों चीज़ों को जहन में रख के अगले चंद दिनों में मुतवक्का है कि एक पूरा पैकेज आएगा। अच्छा शौकत साहब, ये तो एक मसला हुआ। ये बताइए कि ये जेल में
शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें जो हो रही हैं, इससे कम से कम आवाम में ये तासर जागज़ी कर रहा है कि शायद कोई बैक चैनल कोई डील हो रही है, कोई मुलाकात हो रहे हैं बैक चैनल में के ज़रिए, और इसमें ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ का भी नाम लिया गया। देखिए, मुझे तो किसी बैक चैनल तल्लुकात का या मुलाकात का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही उसका पता है। और मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि किसी सूरत में मैं जिसको जितने भी ज़ोर से कह सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में किसी ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी तरफ से कोई सहूलत नहीं देंगे, कोई जिसने इस कौम के साथ ज्यादती की है, जिसने लूट मार की है और जो अरबों रुपए खा गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई माफ़ी नहीं होगी। जी शफकत साहब, आपने सहूलत की बात की। सहूलत मांगने वाले तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके पास सहूलत देने का इख्तियार ही नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब ने शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी पे, जब वो गिरफ़्तार हुए थे तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की थी, और इस गिरफ़्तारी का और शहबाज शरीफ साहब का ज़मानत अपनी खुद वापस लेने का मकसद क्या बयान किया था, ज़रा सुनिए। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत खुद वापस ली है। याद रखिए, जेल में बैठ के वो रवाबित, वो मुज़ाकरात जो बाहर नहीं कर सकते आप, वो वहां तक रसाई जेल में हो जाती है और किसी को पता भी नहीं लगता। के साथ आप कहते हैं कि अब हमारा कोई लीडर फौजी किसी फौजी से बात नहीं करेगा। ये शहबाज शरीफ उस कोने में जाके बैठे हैं जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कब बातचीत होती है, दिन को होती है, रात को होती है, 24 घंटे में हर वक्त जेल के अंदर, क्योंकि खुफिया सारा मामला होता है। निज़ामी साहब, शहजाद अकबर साहब को तो पता चल गया था कि बातचीत होती है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ जेल में बैठ के। खुफिया कैसे हो सकती है? एक दो फरीक होते हैं। क्या ये शहजाद अकबर ने ये कहा था? नहीं, शहजाद अकबर साहब ने तो ये कहा था कि शहबाज शरीफ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जेल में बैठ के, अभी हालिया गिरफ्तारी के बाद। एतजाज़ एहसन साहब ने 6 अक्टूबर को शफकत साहब ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी ज़मानत खुद वापस ली है और गिरफ्तारी से वो गिरफ्तार हुए हैं, उनका मकसद यही था कि जेल में बड़ा सिक्योर वो अपना कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि जो मैंने पहले गुजारिश की है कि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई सहूलत, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। हाँ, मेरा भी ख्याल है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़े डेस्परेट हैं शहबाज शरीफ के लिए किसी तरीके से हमसे बातचीत करें। ख्वाजा साहब कह रहे हैं मैं मुलाकात करके आया हूँ, और कैसे तय हुई मुलाकात ये मुझे पता ही नहीं है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये हुआ कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मिल के आया हूँ। शफकत साहब, ये मासूमियत है क्या है ये वो? मैं क्या कह सकता हूँ, मासूमियत तो मुझे नजर नहीं आती। जिन लोगों ने इतनी देर कौम के साथ ज्यादती की है वो मासूम तो नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर है कि वो दिखावे की मासूमियत जाहिर कर सकते हैं। शौकत साहब, ये जो PDM के साथ मामला चल रहे हैं या नहीं चल रहे अब कहीं को, ये ऊँट किस करवट पर बैठेगा? देखिए अरब जी, बात यह है कि जितने जलसे हमने किए मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने नहीं किए, तो हमें ये जलसों की हिसाब किताब, इसकी साइकोलॉजी, इसका पूरी तरह अंदाजा है। आपको पता है कि हमने तो धरने भी दिए, लॉन्ग मार्चेस भी की। तो गुजारिश ये है कि इससे तहरीक इंसाफ जैसी जमात को, जिसकी मकबूलियत अवाम में है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जलसे करें, बड़े शौक से करें। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, मुझे इस अफसोस इस बात का है कि जो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है ना, मुझे उस पर अफसोस है। एक तो एक बड़ी ही घिनौनी और विजिबल, या मैं उर्दू में अगर इजाज़त दे दूं कि नंगी साजिश आपको नज़र आती है कि किस तरह फ़ौज के अंदर कोई दरार डाली जाए और उसकी लीडरशिप के साथ और बाकियों के साथ एक मुख्तलिफ जो
रवैया रखा जा रहा है, ये इसका एक खास मकसद है। उसके बाद उनके जलसों में जो हमारे दुश्मनों का बयानिया है कि जी आज़ाद बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, उसके जो है वो आपको नारे और उसकी बातें आपको सुनने आती हैं। कभी उनके जलसों में वो कहता है कि जी उर्दू ज़बान जो है कौमी ज़बान हम तस्लीम नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को एक्सेप्टेबल नहीं है। पर इतना इनको अफसोस है इक़्तिदार से बाहर होने का कि ये आखिरी हदें जो है उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ जिस तरह बातें कर रहे हैं, ये कोई ऐसा शख्स जो कि 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसको ज़ेब नहीं देती कि वो इस किस्म की बातें करें। हमें जो मर्जी कहें, हमें देखें, हम सियासत में हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सुबह शाम रात जो मर्जी गालियाँ दें, बुरा भला कहें, हमारे प्रोग्रामों को, हमारी प्लान्स को, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉलिटिक्स है, हम भी उनको करेंगे, वो हमें करेंगे। लेकिन खुदारा जो कौमी इदारे हैं कभी जुडिशरी को टैग कर देते हैं। आपको पता है आरिफ जी, आपको तो सारी चीज़ों का पता है कि किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी इनकी 93 के बाद। उसके बाद प्रेसिडेंट जो लगारी और गुलाम इसाक से नहीं बनी। उसके बाद चीफ जस्टिस से सजाद अली शाह, उनसे, यानी कि जो शख्स इनकी जो बिला शिरकत गैर हुक्मरानी को चैलेंज करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अब क्योंकि हुक्मरानी नहीं है तो बस इसका मतलब है कि, और कल के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि चाहे सारे निजाम को नीचे ले जाएं, इनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि हुक्मरानी नहीं। जी शौकत साहब, ये बताइए कि अभी तक जो इन्होंने तेरे जलसे किए हैं और बड़े कट किए हैं और अच्छे खासे लोग भी हैं, इसका कोई हमारी पॉलिटिक्स पे कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नज़र आती है आपको? अरे ये मुझे बताएं कि इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन सिर्फ ये होती है कि ऐसी चीज़ों में कि उन्होंने, ठीक है अच्छे जलसे हुए हैं, इतने अच्छे भी नहीं हुए, गुजरांवाला का तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन रीजनेबल जलसे हुए। पाकिस्तान की आबादी है, 11 पार्टियां थी इसमें, लेकिन क्या मुझे आप बताएं कि सवाए इसके कि ये ज़बान दराजी की और सवाए इसके कि पाकिस्तान के अदारों को अटैक किया और एक बदमनी सिस्टम के बारे में फैलाने की कोशिश की, मुझे बताएं क्या अचीव हुआ? कोई हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, और क्या फर्क पड़ा है? जी ठीक है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ठीक है, अपने लहू गर्म रखने का है, एक बहाना करते रहें। ठीक है शफकत साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। यानी हुकूमत निज़ाम सब अपेरेंटली समझ रही है कि कोई सियासी बेयकीनी नहीं है, ये जलसे मामूल की कार्रवाई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत साहब, ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे कि ये पीडीएम की जो सारी मूवमेंट है, ये जलसे हैं, एक तो ये बताएं आपको क्या लगता है मुल्क में ये सियासी बेयकीनी पैदा कर रहे हैं, सियासी बेयकीनी है? और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इतवार के रोज़ कोयटा में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, आज पेशावर में हुआ, 7 लोग जान से गए हैं। फिर इसके साथ साथ जो आज कश्मीर के जो 73 बरस हो चुके हैं भारत की गासबियत के, वहाँ पर फिर जो इलाकाई हालात हैं, अजीत दोवल की धमकियां हैं, इन सारे मामलात में अगर मुल्क में इस तरह का सियासी हिजान रहा तो फिर तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। देखें, जो तो दहशतगर्दी हो रही है वो तो वाकई तशवीशनाक भी है और उसका मुकाबला भी पहले भी किया है, इंशाल्लाह अब भी होगा, और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह एक जंग कोविड के खिलाफ भी है और उसके बारे में भी इदराक कुछ लोगों को कम होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि जी कोविड की जंग जो है वो जीती जा चुकी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की, लेकिन जंग अभी जारी है। तो ये तो रियल थ्रेट्स हैं और रियल चीज़ें हैं। ये जो लफ्ज़ों की बमबारी है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज़ कि ये जलसा होता कोयटा का और किसी वजह से
मीडिया का कनेक्शन ना रहता या कुछ ऐसा होता तो किसी को खबर ही नहीं होनी थी कि क्या हुआ। तो ये जो गर्मा गर्मी है, ये अल्फाज की गर्मा गर्मी है, अल्फाज की बीमारी। और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ क्योंकि बाहर बैठे हैं और यहाँ पे वहाँ बैठ के इनकलाब लंदन से बैठ के बर्पा कर रहे हैं, तो वो ज़रा ज़ुबान की ज़्यादा चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में होते तो ना चलती, बाहर हैं तो इसलिए ज़रा ज़्यादा चल रही। तो मकसद ये है कि ये कोई ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये एक आप समझें एक एंटरटेनमेंट भी कह लें, एक पॉलिटिकल गर्मा गर्मी भी कह लें, लेकिन इसका रियलिटी वो है जिसका आपने जिक्र किया। रियलिटी है दहशतगर्दी, रियलिटी है कोविड के खिलाफ, रियलिटी है जो कश्मीर में जिस तरह कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है और जिस तरीके से एक बर्बरियत का एक दौरा है, वो रियलिटी है, ये कोई रियलिटी नहीं। शफकत साहब, लेकिन एक बात की मैं कंसीड करूँगा कि हुकूमत ने ये सब कुछ होने दिया। आम ख्याल था कि ये हो ही नहीं पाएगा, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, पाबंदियाँ लगाएगी, कदगन लगाएगी। लेकिन आपको बड़ा इसका सो फार मैं ये कहूँगा कि इसका फ़ायदा हुआ है कि एक तो आपके जमहूरी क्रेडेंशियल जो हैं वो कुछ न किसी हद तक इससे इस्टेब्लिश हुए हैं कि जी आप इतने को घबराए नहीं हुए अपोजिशन के बड़े बड़े जलसों से करें, शौक़ से करें, लेकिन अमन व अमा कर को ख़राब ना करें। और इत्तेफाक से यानी कोई मेरे ख्याल से कोई पत्थर भी नहीं जी जो तो ये इस लिहाज से एक अच्छी चीज़ है। और मैच्योर कौम के हैसियत से हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। जी मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे ज़हन में कभी भी नहीं था कि हम इनको जलसा नहीं करने देंगे। ये कभी भी नहीं था कि सिर्फ ये था कि अब जो फिक्र पड़ रही थी हमें, और ख़ास तौर पे कोयटा के जलसे से पहले फिक्र थी, क्योंकि दहशतगर्दी का वाक़या के बारे में इतला थी और आपने देखा कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। ये तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की मस्तदी थी कि जिसकी वजह से उन्होंने जलसा गाह में नहीं होने दिया, लेकिन उस दिन शहर कोयटा में तो वाक़या हुआ। और इसी तरह पेशावर में जो आज वाक़या बड़े तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है, तो उसके बावजूद इजाज़त दे दी। और इजाज़त हम देंगे, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद भी कुछ ख्याल आना चाहिए कि जलसों से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको खुद ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो लंदन का इनकलाबी है, मेफेयर का इनकलाबी, उसको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चों की जानें जो हैं उनके साथ खेल रहे हैं और उनको ख़तरा है। जी अच्छा शफकत साहब, कश्मीर की बात हुई, 73 बरस हो गए। आज शहरी रहमान साहिबा ने ये सवाल उठाया, आपकी हुकूमत ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहती है, लेकिन आज जब कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं तो आप पार्लियामेंट का इजलास तक ना बुला सके, और साथ ही साथ वो तो संगीन इल्ज़ामात कश्मीर के मामले पे अपोजिशन सारी आपकी हुकूमत को दे रही है। अगस्त 2019 के बाद के भारतीय मोदी के उस कदम के बाद अब तक क्या किया है आपकी सरकार ने, और अपोजिशन क्यों मुतमईन नहीं हो रही? देखिए, अपोजिशन का काम है कि वो मुतमईन ना हो, ये है जमहूरियत जो है उसमें ये तो काम है अपोजिशन का, मुतमईन ना होना। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में हर जगह जिस तरीके से कश्मीर का कॉज को उठाया, जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक्सपोज किया, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। और उसके बाद इनका ये कहना कि जी पता नहीं ये हो गया तो वो हो गया, बहरहाल जो मुमकिन है, देखें बड़ा क्लियर है कि जंग जो है वो हम जंग करने नहीं जा रहे, लेकिन जो मुमकिन है, हमने हमेशा कहा है कि हमारी जो सपोर्ट है कश्मीरियों की अटल है, वो सफारती है, वो सियासी है, वो हर लिहाज से है और वो जारी रहेगी। और उसकी वजह से आप देखें कि कश्मीर कॉज जो है इस वक्त कभी भी जहाँ तक मुझे याद है कि वेस्टर्न प्रेस में इतनी कश्मीर की कवरेज नहीं हुई जितनी हमारी हुकूमत के और इमरान खान साहब की एडवोकेसी के बाद हुई है। तो बाकी अपोजिशन ने तो नाराज होना है, होंगे।
जी, वैसे ये अचंभे की बात भी है, कश्मीर के मामले पे निज़ामी साहब अपोजिशन को तो मुतना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। कुछ मामला तो एब्सोल्यूट है ना, मुतमईन ना होना। देखिए मुतमईन ना होना तो उनका काम है, लेकिन कश्मीर के मामले पे तो उनको मुतमईन होना चाहिए। शौकत साहब ये बताइए कि ये कोविड का आपने अभी जिक्र भी हुआ है, ये कोविड ने काफ़ी रिसर्जेंसी हुई है, इससे जो आपके स्कूलों को खोलने के प्रोग्राम वगैरह वो तो नहीं मुतासर हो गए हो सकते हैं? देखिए जी, आइंदा का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस वक्त तक जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि स्कूल और तालीमी इदारे बंद किए जाएं। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हुआ है, जहाँ पे हमें किसी तालीमी इदारे में प्रॉब्लम नज़र आता है उसको हम बंद कर देते हैं। जो SOPs पे अमल दरामद नहीं होता वहाँ पे हम बंद कर देते हैं। बच्चों की सेहत हमारे लिए अवली तरजीह है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हर चीज़ को नोटिस वो कर रहा है। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि स्कूल खुले रहें, तालीमी इदारे खुले रहें, लेकिन जो हेल्थ की एडवाइस होगी उस पर चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक बीमारी की स्पाइक आई है, लेकिन वो अभी उस दहज की नहीं है कि उसकी वजह से कोई भी तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए। हाँ, हमें जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो 3 जगह पे नज़र आ रहा है। वो नज़र आ रहा है जहाँ पे शादी हॉल है यानी कि बंद कमरों में, या रेस्टोरेंट्स जो बंद रेस्टोरेंट्स हैं, या पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और इसलिए अपोजिशन को जो हम एडवाइस करते रहते हैं कि SOPs पे अमल करें, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे हैं ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। जी, अब शफकत साहब, कोविड से मुताल्लिक ही आपने शादी हॉल्स की बात की, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि नंबर्स हर रोज़ ही 500 से ज़ायद मुतासरीन सामने आ रहे हैं, और ये काफ़ी हफ्तों के बाद ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले ये था कि कम तादाद में जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो सामने आ रहे थे। तो शादी हॉल्स के मामले पे क्या है, क्या इन पे पाबंदी लग सकती है, क्योंकि इवेंट्स अब सर्दियाँ हैं, ज़्यादा होने हैं शादियों के? देखिए जी, मैंने जैसे पहले कहा कि पाबंदी जो है वो रैंडम नहीं है। वो ये नहीं है कि जी एक दिन सुबह उठे और कहें कि इस पे पाबंदी लगा दो, उस पे पाबंदी लगा दो। पाबंदी लगाना जो है वो किसी बुनियाद पे है, वो उसके पीछे कोई रिसर्च है, उसके ऊपर एविडेंस है, उसके ऊपर कितनी शरह है इस वक्त बीमारी की, कितनी शरह है अस्पतालों में मरीजों की। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के बाद ये फैसला होता है। मसलन स्कूलों के बारे में हमने रखा हुआ है कि भाई 2 से ज़्यादा अगर लोग आ जाएंगे तो हम 5 दिन, अगर उनको बीमारी दरियाफ्त होती है तो हम वो स्कूल जो है 5 दिन के लिए बंद कर देंगे, ज़्यादा होती है 14 दिन के लिए बंद। तो ये SOPs बनाई हुई है हमने अपने उसके फैसले करने के लिए, तो इन चीज़ों को जहन में रख के किया जाएगा। अच्छा शौकत साहब, ये बड़ी उड़ी हुई है कि जी आपकी मिड टर्म पूरी होने को है या हो रही है, और वक्त आ गया है कि कैबिनेट में रीशफल की जाए और जो बेहतर से बेहतर लोग आ रहे हैं और जो लोग परफॉर्म नहीं कर सके उनको फ़र्क किया जाए। वैसे तो मेरा ज़्यादती है कि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई इस किस्म की बात है? नहीं आरिफ जी, मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। वैसे तो देखे ना, मैं 30 साल से सियासत सहाफ़त में हूँ, तो ये तो वक्तन फवक्तन इस किस्म की अफवाहें उड़ती रहती हैं। हाँ, ये तो सही और ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद है, वो अगर चाहें तो जिस वक्त चाहें वो कर सकते हैं, अपना क्या कहते हैं, कैबिनेट में रीशफल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ऐसी इतला नहीं है। वैसे तो सियासतदान जो है हमेशा तैयार रहता है कि नौकरी इतनी पक्की भी नहीं होती, एक लिहाज से होती भी है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन ज़हनी तौर पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि जी आप यहाँ ना काम करें, यहाँ काम करें, तो हेवंस विल नॉट फॉल। नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। जब उन्होंने मुझे तालीम का कहा कि तालीम के वज़ीर बन जाए, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा, और मैं बड़ा खुश हूँ तालीम में, और बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसी तरह मेरा ख्याल है सारे बाकी पार्टी के लोग हैं, जो प्रियम हमारे लीडर हैं जो कहते हैं उसके मुताबिक हम करते हैं। नहीं निज़ामी साहब, शफकत साहब, ये बिटवीन द लाइंस प्राइम मिनिस्टर का फैसला जो आपने कहा है, अब थोड़ा क्लियर कर दें, कुछ फैसले पे नजर सानी भी होने वाली है या नहीं? नॉट फॉर योर केस ओनली, बाकियों को लेके भी? मेरे इतला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं।
ठीक है, ये तरदीद कर रहे हैं। अक्सर हम लोग ही उड़ाते रहते हैं कि कैबिनेट जा रही है, फलां आ रहा है, फलां जा रहा है। जिसने जाना होता है वो चुप करके पता चला जाता है। अभी कई मसाले दे सकता हूँ, मेरे और इनके एक फैसल साहब के मुश्तरका दोस्त भी हैं जो जिनका किला बड़ा मजबूत था, और जब गए तो पता नहीं लगा। आपके भी दोस्त हैं? हैं जी, आपके भी दोस्त हैं? मेरे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त। अच्छा, और जब वो गए तो पता नहीं लगा। खैर, ये अफसानवी सहाफ़त की नहीं, हमें तो ये सुनने में आ रहा था कि कुछ हो रही हैं जो बिलखुसूस फाइनेंस टीम है उसको लेके भी हो रहा है। शफकत साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और कोई निज़ामी साहब ज़रा ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं। फाइनेंस टीम पे जो शफकत साहब डिनाई कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन भी डिनाई कर रहे हैं, ओपन भी डिनाई कर रहे हैं। पे भी हमारा एक फोपा हुआ उसको। जी जी जी, एक वजाहत भी करनी है, और ये काबीना में रद्दोबदल की बात 100% अफसानवी नहीं है, इसमें कुछ हकीकत भी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। निज़ामी साहब, शफकत साहब तो कह रहे हैं सब अच्छा है, पीडीएम जलसे करे, कोई मसला नहीं, कैबिनेट में तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेकाक है, वो चाहें तो कर दें, ना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, और कोई इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, मामूल के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये जो महंगाई है और अवाम मुश्किल में हैं, इसने कैबिनेट को, वज़ीर-ए-आज़म को कितना मुतासिर किया है, कितनी तशवीश है हुकूमती हलकों में, और फिर इसी बेस पे अगर कोई तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म की टीम में आती है तो उसको लेके कितनी सदाकत है? साहब, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ जी, कैबिनेट के अंदर होना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उससे डिलीवर कर पाएंगे अगले लोग आने वाले। ये कैबिनेट के अंदर तब्दीली की जो खबर है ना, ये अखबार की फाइल आप निकाले, तसलसल से सारे साल आती रहती है जी, एक ख़ास मरले में। अब क्योंकि मिड टर्म करीब आ रहे हैं, ये फिर आ गई है कि जी कैबिनेट में तब्दीली। इसका फिर ये बाज़ औक़ात हुकूमतें खुद लीक करती हैं, इरादा कोई नहीं होता रीचेबल करने का, लेकिन इसका मतलब होता है टू कीप पीपल ऑन टोज, कि जी आपको फारिग भी किया जा सकता है और आप की जो नौकरी है वो हमारी मरून मेहनत है, तो ज़रा आप आराम से चलें, कोई फूक ना ले ज़्यादा। तो अभी भी यही हुआ है, आपको पता है कि जी वो बात आ गई है। उसके बाद जब ये इसका फूक निकल जाएगी तो कह देंगे ये अफवाह है, इसका कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं है, और यही एक तरीका होता है लोगों को। लेकिन इस कैबिनेट को लेके अपोजिशन एक और प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हुई है ना, कि ये ब्रीफ केस कैबिनेट का जो नाम देते हैं मुआवनीन खुसूसी को और बाकी लोगों को और कुछ और। हाँ यार, उससे मुझे याद आया जी कि कल हमने एक थोड़ी सी टेक्निकल गलती कर गए, और ये कई दफ़ा हो जाती है। जी जी जी, क्योंकि दो साहब जो हैं, दोनों का फाइनेंस से तल्लुक़ है जी, दोनों ने सिटी बैंक से अपने करियर का आगाज़ किया, यानी कि शौकत तरीन साहब और हफीज़ शेख साहब, हफीज़ शेख साहब जी, नहीं, शौकत अजीज़ साहब, फिर आप गलती कर रहे हैं। जी जी, शौकत अजीज़ और शौकत तरीन साहब। जी जी। अब कल प्रोग्राम में मेरा ही साहब था कि मैंने जिक्र कर दिया कि जी शौकत तरीन साहब का मैंने जिक्र कर दिया, वहाँ नाम लेना था शौकत अजीज़ साहब कि जी वो ब्रीफ केस के लेके आते हैं और चले जाते हैं। और ये हकीकत भी आपको मैं दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ कि जब शौकत तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म थे यहाँ जी, और उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो उनसे किसी ने पूछा, उनके करीबी अजीज़ कि जी आप क्या किया आपने शौकत साहब, आप शौकत तरीन साहब नहीं, शौकत अजीज़ साहब। उन्होंने कहा जी सिंपल बात है, मैं आया था यहाँ अपनी टर्म पूरी कर रहे, वो टर्म पूरी करके मैं वापस चला गया। यानी उनके नज़दीक ये जिस तरह सिटी बैंक की हेडक्वार्टर्स में फलां जगह पोस्टिंग हुई, फलां जगह हुई, वहाँ जगह फलां रीजन में चले जाएं, फिर आप तो इसी तरह तरीन साहब जो हैं कि नहीं, बल्कि अजीज़ साहब, शौकत अजीज़ साहब, वो भी यही समझ के अपनी नौकरी जो है पूरी करते। तरीन साहब तो यही है निज़ामी साहब, उनका तो तरीन साहब का बात है कि उड़ना छोड़ना पाकिस्तानी है, होम ग्राउंड किस्म के वो। मैं ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता उनकी कि मेरे दोस्त भी हैं वो, लेकिन उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की काबीना के अंदर। जी जी जी, और
पाकिस्तान के फाइनेंस के, जी जी, और बड़े उनके ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, और ये कोई नहीं लगा सकता उन पर ये तोहमत कि ये कोई इम्पोर्टेड है। हाँ हैं वो पाकिस्तानी सिलसिला है उनका, कारोबार भी जो बैंकिंग उनका सिलसिला है वो भी यहीं पर। ठीक है निज़ामी साहब, अब ये देखते हैं 2-4 दिन में क्या होता है कैबिनेट को लेके, फाइनेंस टीम को लेके। जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के 3 दिन बाद मुलाकात हुई, मुलाकात कैसे हुई ख्वाजा साहब के बकौल उनको ये नहीं पता। दूसरी इत्तला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस बात पे बरहम हुए कि आप शहबाज शरीफ से मिलने क्यों गए। और तीसरी बात यह है कि शहजाद अकबर साहब ने उस दौरान कह दिया था कि वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलाई जाएं तो इस बात को माना जाए कौन कर रहे हैं खुफिया मुलाकातें? शहबाज शरीफ साहब जेल में बैठ के, नैब की कस्टडी में थे, अब तो खैर वो जेल में। सवाल ये है कि ये सारे मामलात, इंकशाफात मान लिए जाएं तो इस बात को सच समझा जाए कि शहबाज शरीफ जेल में बैठ के बैकडोर चैनल एक्टिव कर चुके हैं। देखिए शहबाज शरीफ सियासतदान है, चैनल उनका हर वक्त ही खुला रहता है। कोई बातचीत करने आएगा तो क्यों कर तैयार करें। उन्होंने तो कभी छुपाया भी नहीं कि वो उनके व्यूज़ क्या हैं पॉलिटिक्स के अंदर। वो नवाज शरीफ की तरह हॉकिश नहीं है। वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहिए। कई दफ़ा कह चुके हैं और वो कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ उसमें, और वो कॉन्फ्रंटेशन के भी कायल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है जो अनहोनी हो। अभी जो अगर बैकडोर चैनल एक्टिव है वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी से है, अगर मर्ज़ी से है तो ये एक्सट्रीम लेवल का बयानिया, हदों से बाहर जाने वाला नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने क्यों अपनाया हुआ? वो न मरीम और उनकी मियां साहब का जो बयानिया है वो वही बयानिया जो कि उनकी पार्टी का बयानिया। शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। इवन मरीम का बयानिया आपके सामने। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। और ये भी जिस तरह मैंने आपको काबीना वाली बात कही ना पहले, ये भी पार्टियां खुद भी उड़ाती रहती हैं कि फलाना हॉक है, फलाना डब है, अंदर से शायद एक ही हो। नहीं, अंदर से क्योंकि वजह मैं बताऊँ ये जी कि शहबाज शरीफ साहब माइनस नवाज शरीफ कुछ नहीं है जी, ये हमेशा याद रखें आप। जी जी जी, इस तरह करके उनको फारिग कर सकते हो। तो इसलिए कोई ज़्यादा एक्साइटेड ना हो उस पर कि जी शहबाज शरीफ ये कर दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निज़ामी साहब। चलें, इसको मान लिया कि ये बयानिया एक है, दोनों भाइयों का सिलसिला एक है, तो फिर ये नून लीग पीडीएम को टोपी पहना रही है। हाँ, मियां नवाज शरीफ का क्या है, वो टोपी बनाने में कोई ज़्यादा देर तो नहीं लगाता है। आपके सामने हकीकत मौजूद है कि उन्होंने जरदारी साहब के साथ मकाम बामी किया, उसके बाद उन्हीं को पीठ में जोड़ा घोंपा, 2 मिनट नहीं लगाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपना माजी भी रखती है, नून लीग की जानिब से दगाबाजी को भी जहन में रखती है। अब जो पीपल्स पार्टी का मोड है, उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले छोड़े हुए हैं। देखें ना, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है, वो जो कुछ जख्म खुर्दा है PMLN के, और वो तोहन करन इन पर रिलाय करने पर मजबूर हैं। लेकिन अगर आप मेरे से अंदर की बात पूछें, जरदारी साहब डज नॉट ट्रस्ट द शरीफ्स। सादा अल्फाज में वो इन पे किसी हद तक दारोमदार तो है पीपल्स पार्टी का, लेकिन एतबार एतमाद पीपल्स पार्टी नून लीग में नहीं है, भले वो PDM का स्टेज हो या कोई और स्टेज हो। दिलचस्प बात यह है कि ये तो आप सुनते रहते हैं कि पीठ में छुरा घुमा नवाज शरीफ ने ये किया वो किया। ऐसे भी मौके आए हैं तारीख में जब पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को छुरा घुमा। एक तो मैंने तो जो विटनेस किया, ये सेनेट इलेक्शन थे जो पिछले सेनेट के इलेक्शन पे, उससे पहले भी कई तो ऐसे हुआ कि उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए। मसलन वो बेनज़ीर से की बात तो बाद में आती है। बेनज़ीर ने अभी ज़िंदा थी तो पूरा U-टर्न मार लिया और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसके उस साथ एक ही पेज पे थे। एक और सिनेरियो, मैं आज आपसे मफरूज़ों पे बात कर रहा हूँ।
सिनेरियो की हकीकत है कि पीटीआई गवर्नेंस की वजह से अवाम के जज्बात बदल चुके हैं। नून लीग का इंतहाई बयानिया उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा चुके। पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर इस वजह से भी है कि वो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, कराची उनके पास है, और वो उस इंतहा पे नहीं जा रही जिस पे शायद नून लीग या पीडीएम की दूसरी जमातें जा रही हैं। 1.5-2 साल के बाद पीपल्स पार्टी के लिए कोई ग्राउंड बन रहा है फिर से कौमी धारे की सियासत में आने का? नहीं, कौमी धारे में तो है ना वो कोई, आई मीन फेडरेशन में उनकी गवर्नमेंट हो। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो ये नवाजिशात फिर से किस पे, इमरान खान साहब पे ही होंगी? ये तो आप बहुत दूर की कोड़ी ला रहे हैं, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। आज जो मुमकिन है वो नामुमकिन भी हो जाता है और नामुमकिन मुमकिन भी हो जाता है। सो हमें हालात के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी ने बड़ा मयाना रवि वाला एटीट्यूड अख्तियार किया हुआ है, लेकिन एतमाद नहीं है उनको। खुलासा यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो एक जगह पे हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निज़ामी साहब, कल के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे, एतमाद नहीं है, लेकिन जो COD है वो एक इनका कॉमन डॉक्यूमेंट है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन या उस पर अमल दरामद के लिए क्या फिर से ये सोचेंगे? निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।